एक खूबसूरत गांव की विधवा जिसका पति कुछ महीने पहले रहस्यमय तरीके से मर चुका है, अपने बच्चों के लिए शहर आती है घी बेचने के लिए। वह गली गली आवाज लगाती है, लेकिन उसकी आवाज में कोई रहस्यमयता छिपी हुई है। लेकिन जब वह अपने घी के डिब्बे को शहर की सड़कों पर बेचने निकलती है, तो अचानक एक दिन घी का रंग बदल जाता है। वह खालिस सोना नहीं, बल्कि एक काला और खून जैसा रंग ले लेता है। यह बदलाव सिर्फ घी में नहीं, उसके पूरे अस्तित्व में छिपी एक कहानी को उजागर करता है। क्या वह सच में एक मासूम औरत है, या इसके पीछे कोई काला राज छुपा हुआ है? क्या वह अपने अतीत से बचकर आगे बढ़ पाएगी, या फिर इस घी की लाल रंगत उसे अपने गुनाहों का हिसाब देने पर मजबूर कर देगी? सूरज की किरणें गांव के कच्चे रास्तों पर पड़ रही थीं। हर तरफ मिट्टी की खुशबू में देसी घी की महक मिली हुई थी। उस गांव में जैनब नाम की एक औरत रहती थी, खूबसूरत, बहादुर और चुपचाप स्वभाव की जैनब, जिसका पति कुछ महीने पहले एक हादसे में मर गया था। उसके 2 छोटे बच्चे थे, जिनकी परवरिश के लिए उसने देसी घी बनाने और बेचने का काम शुरू किया। रोज सुबह जैनब मिट्टी के चूल्हे पर दूध गर्म करती, मक्खन निकालती, फिर घंटों हांडी में देसी घी बनाती। जब घी तैयार हो जाता, वह उसे स्टील के डिब्बों में डालकर कपड़े में लपेटती और कंधे पर रखकर नजदीकी शहर की बस पकड़ती। शहर की तंग और अंधेरी गलियों में जैनब की आवाज गूंजती, घी ले लो, खालिस देसी घी, गांव से आया है। लेकिन जैनब को क्या खबर थी कि इन गलियों में सिर्फ खरीदार ही नहीं, कुछ छुपे हुए राज भी है। एक दिन जब वह पहली बार एक नई गली में प्रवेश की, तो एक बूढ़ी औरत ने उसे रोका। उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून था, जैसे वह सब कुछ जानती हो। इधर घी न बेच, बेटी, उसने धीमी आवाज में कहा। यहां कुछ और बिकता है, कुछ ऐसा जो नजर नहीं आता। जैनब ने उसे पागल समझकर नजरअंदाज किया और आगे बढ़ गई। लेकिन उस दिन के बाद रोज कुछ न कुछ अजीब होने लगा। अगले दिन जब जैनब फिर उसी गली में गई, तो माहौल कुछ बदला बदला सा लगा। गली सुनसान थी, जैसे वक्त थम गया हो। न बच्चे खेल रहे थे, न कोई दुकान खुली थी। दरवाजों और दीवारों पर धूल जमी हुई थी और हवा में एक अजीब सी नमी थी। जैनब ने फिर आवाज लगाई, घी ले लो, खालिस देसी घी। कोई जवाब नहीं आया। फिर एक खिड़की धीरे से खुली। अंदर से एक झुर्रियों भरा चेहरा झांका। वही बूढ़ी औरत। तुम फिर आ गई हो, तुम्हें चेतावनी दी थी। अब जो देखोगी उसका जिम्मेदार कोई और नहीं होगा। जैनब के कदम रुक गए, दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ी। एक पुरानी कोठी के गेट पर दस्तक दी, जिस पर लगा बोर्ड आधा मच चुका था। गेट धीरे से चरचराते हुए खुला। एक नौकर ने उसे अंदर आने का इशारा किया। जैनब को हैरानी हुई, इतना बड़ा घर और इतना वीरान। लेकिन अंदर का दृश्य उससे भी ज्यादा चौंकाने वाला था। घर में खुशबू नहीं, बल्कि सड़ांध थी। दीवारों पर लटकी तस्वीरें काली पड़ चुकी थीं, जैसे उन पर समय ने धूल जमा दी हो। और बीच हॉल में बैठा था एक अधेड़ उम्र का आदमी, जिसकी आंखें सीधी जैनब पर जमी हुई थीं। घी लाई हो? उसने पूछा। आवाज में ठंडापन था। जी, लाई हूं, लेकिन मैं घी नहीं खरीदता, मुझे कुछ और चाहिए। जैनब का हाथ, जो घी का डिब्बा थामे था, कांपने लगा। आप क्या चाहते हैं? आदमी मुस्कराया। सच, तुम्हारा सच और तुम्हारी पहचान, क्योंकि तुम वो नहीं हो जो तुम नजर आती हो। जैनब पीछे हटी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने मुड़ने की कोशिश की, लेकिन नौकर अब गेट पर खड़ा था। बाहर का रास्ता बंद हो चुका था। जैनब की सांसें बेतरतीब हो गईं। वह घबराकर दीवार के साथ लग गई। उसने एक बार फिर पीछे देखा। गेट बंद, नौकर गायब। वह आदमी अब धीरे धीरे जैनब के पास आ रहा था। तुम डर रही हो? वह बोला। डरना चाहिए, क्योंकि यह जो तुम हर रोज गलियों में घी बेचती फिरती हो, यह तुम्हारा काम नहीं, यह तुम्हारी सजा है। क्या? क्या मतलब? जैनब की आवाज कांपने लगी। तुम्हें नहीं याद? शहर में तुम पहली बार नहीं आई, सालों पहले भी आई थी, लेकिन तब तुम कुछ और थी, और तुमने कुछ ऐसा किया था जो भुलाया नहीं जा सकता। जैनब की आंखें फैल गईं। उसके दिमाग में एक चिंगारी सी उठी। अचानक कुछ पुराने उसकी आंखों के सामने तैरने लगे। एक अस्पताल का कमरा,
एक लाश, एक बच्चा जो रो रहा था, और फिर खून। नहीं, ये झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया, जैनब चीखी। याद करो जैनब, तुम सिर्फ एक घी बेचने वाली नहीं, तुम एक गवाह हो, एक राज की गवाह। तुम्हारे शौहर की मौत हादसा नहीं थी। जैनब के हाथ से घी का डिब्बा छूटकर जमीन पर गिर गया। ढक्कन खुला और घी फर्श पर फैल गया, लेकिन वो घी सुर्ख था, खून की तरह गाढ़ा, खून की तरह बहता हुआ। जैनब की चीख गूंजी, मगर कमरा सन्नाटे में डूबा रहा। उस शख्स ने जेब से एक पुराना जुंग आलूदा लॉकेट निकाला और जैनब के सामने रखा। इसे पहचानती हो? ये तुम्हारा है, और ये वो राज है जिसे तुम दफना चुकी हो। मगर राज कभी नहीं मरते। जैनब ने लॉकेट देखा और उसकी आंखों में आंसू उतरने लगे। मुझे सब याद आ रहा है, मगर मैं बचना चाहती हूँ, अपने बच्चों के लिए। वो शख्स पीछे हटा। अगर बचना चाहती हो तो कल इसी वक्त दोबारा आना, मगर खाली हाथ, क्योंकि अगली बार तुम्हें सच के बदले कुर्बानी देनी होगी। रात भर जैनब सो न सकी। उस लॉकेट की तस्वीर, वो शख्स की आवाज और वो सुर्ख घी, सब कुछ उसके जेहन में गर्दिश करता रहा। अगली सुबह उसने बच्चों को सुलाया, घी का डिब्बा खाली रखा और दिल मजबूत करके दोबारा उसी गली में पहुंची। गेट खुला हुआ था, मगर इस बार अंदर का मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ था। घर रोशन, साफ और पुरसुकून दिख रहा था। वही शख्स उसके सामने बैठा था, मगर आज उसके चेहरे पर एक अजीब सी नरमी थी। तुम वापस आ गई, तुम्हारे अंदर सच्चाई जानने की हिम्मत है, उसने आहिस्ता कहा। जैनब खामोश रही। वो शख्स उठा और उसे साथ एक कमरे में ले गया। कमरे में एक बड़ी तस्वीर लटकी थी, जैनब और उसका शौहर, मगर दरमियान में तीसरा चेहरा भी था। जैनब का रंग जर्द पड़ गया। ये तो, हाँ, ये मैं हूँ, तुम्हारे शौहर का भाई और तुम्हारा पहला प्यार। जमीन जैनब के कदमों तले निकल गई। बरसों पहले हम तीनों एक साथ थे। तुमने मेरे बजाय मेरे भाई को चुना। फिर एक रात तुम्हारे शौहर ने सच जान लिया कि हमारा रिश्ता अभी भी मुकम्मल खत्म नहीं हुआ। उस रात वो मरा नहीं था, उसे मारा गया था। जैनब की चीख निकल गई। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मगर तुम जानती थी, छुपाती रही और फिर गांव वापस चली गई जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जैनब फर्श पर गिर पड़ी, आंखों से आंसू जारी थे। मैंने सिर्फ अपने बच्चों के लिए जीना चाहा, बस इतना ही गुनाह था मेरा। मगर वो शख्स हंसा नहीं। उसने आहिस्ता कहा, अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो सच का बोझ उठाकर पुलिस के पास जाओ, या मेरे साथ एक नया सौदा करो, एक आखिरी सौदा। कैसा सौदा? अपनी पहचान खो दो, शहर छोड़ दो और बाकी जिंदगी एक और चेहरा लगाकर जियो, जैसा मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी कातिल हूँ। लेकिन मैं बच निकला था। जैनब ने सर उठाकर देखा और हैरान रह गई। वो शख्स अपना चेहरा उतार रहा था, मास्क। नीचे से एक और चेहरा निकला, और वो चेहरा जैनब का अपना चेहरा था। जैनब की चीख गलियों में गूंजी। 5 दिन बाद शहर की एक अलग गली में एक नई आवाज गूंजने लगी। घी ले लो, खालिस देसी घी, गांव से आया है। चेहरा नया, आवाज नई, हुलिया बदला हुआ, लेकिन अंदर कहीं जैनब अभी भी वही थी। अब वो फ्रीहा के नाम से जानी जाती थी। जाली पहचान, नया कमरा, नया मोहल्ला, और रोज वही घी लेकर निकलती जैसे कुछ बदला ही न हो। मगर हर रात जब वो कमरे में आती और आईने में खुद को देखती, तो उसे एक और चेहरा नजर आता, वही पुराना, जिसने सच छुपाया, जिसने शौहर का राज दबाया और जिसे अब कोई न पहचानता था, सिवाय उस शख्स के जो अब उसकी छाप बन चुका था। एक रात दरवाजे पर दस्तक हुई। जैनब ने दरवाजा खोला। बाहर एक नौजवान लड़की खड़ी थी, जिसकी आंखों में वही कर्ब था जो बरसों पहले जैनब की आंखों में था। क्या आप घी बेचती है? लड़की ने पूछा। हाँ, 40 देसी घी। क्या आप जैनब है? जैनब के हाथ कांपने लगे। नहीं, मेरा नाम फ्रीहा है, आपको तलस्मी हुई है। लड़की ने आहिस्ता से जेब से एक पुराना लॉकेट निकाला, वही लॉकेट जिस पर जैनब के बच्चों की तस्वीर थी। यह मुझे शहर की पुरानी कोठी के सर्श में मिला। मैं उस कोठी में नई किराएदार हूँ। वहाँ अब भी खून के निशान हैं।
जैनब की सांसें रुक गईं। लड़की ने आखिरी बात कही, जो सच तुमने दफन किया था वह अब मेरे साथ चलने लगा है। अब तुम्हें एक नया सौदा करना होगा या अपने बच्चों को बचाना होगा। जैनब अब फ्रिहा खामोशी से लॉकेट को घूरती रही। उसके हाथ पसीने से भीग चुके थे और दिल तेजी से धड़क रहा था। तुम कौन हो? उसने बमुश्किल पूछा। मेरा नाम हादिया है। मैं उस कोठी की नई रहायशी हूं जहां तुमने अपने माजी को दफन किया था। मगर मैं सिर्फ किराएदार नहीं हूं। लड़की की आवाज में अजब ठहराव था। मैं तुम्हारे शौहर की भतीजी हूं और मैं सच की तलाश में बरसों से हूं। जैनब के कदम लड़खड़ा गए। वह सोफे पर बैठ गई जैसे जान निकल गई हो। तुम यहाँ क्या चाहती हो? बदला? नहीं चची। हादिया की आवाज नरम हो गई। मैं बदला नहीं, इंसाफ चाहती हूँ। मेरे चचा बेगुनाह मारे गए और तुम खामोश रही। अब वक्त है कि तुम बोल पड़ो। जैनब की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं कातिल नहीं थी हादिया, मगर मैं भी बेगुनाह नहीं थी। मैंने मोहब्बत की, मैंने धोखा खाया, मैंने चौस में जीना सीखा और फिर मैंने सब कुछ छोड़कर जिंदा रहने का रास्ता चुना। लेकिन अब तुम्हें सच के लिए मरना पड़ेगा या फिर तुम्हारे बच्चे वह कीमत अदा करेंगे। हादिया ने यह कहकर एक तस्वीर मेज पर फेंकी। तस्वीर में जैनब के बच्चे स्कूल के गेट के सामने खड़े थे और एक साया उनके करीब था। जैनब ने फौरन लॉकेट उठाया, हादिया के करीब आई और आहिस्ता कहा, ठीक है, कल सुबह मैं खुद थाने जाऊंगी, सब सच कह दूंगी, मगर पहले एक आखिरी बार अपने बच्चों को गले लगाना चाहती हूँ। हादिया ने एक गहरी सांस ली और बाहर चली गई। रात आई। जैनब ने बच्चों को गले लगाया, खाना खिलाया और सोने के बाद उनके माथे चूमे। सुबह होने से पहले वह एक खत लिखकर मेज पर छोड़ गई, बच्चों के नाम, सच्चाई के साथ। फिर वह वही कोठी गई, पुरानी, खामोश और सर्द। हादिया पहले से वहां मौजूद थी। जैनब ने एक कुर्सी पर बैठकर आंखें बंद की और आहिस्ता से कहा, मैं तैयार हूं, लेकिन थाने नहीं चलेंगे। पहले तुम्हें एक बात बतानी है, कातिल मैं नहीं थी, मैंने सिर्फ छुपाया था। कातिल वह शख्स था जिसने तुम्हें लॉकेट दिया। हादिया चौंक गई। क्या? हाँ, जिसने मुझ पर इल्जाम लगाया वही असल कातिल था। वह मेरा आशिक नहीं था, वह तुम्हारे चचा का जानी दुश्मन था। उसने हमें अलग किया, मेरे शौहर को कत्ल किया और मुझे हमेशा के लिए खामोश कर दिया। और अब वह तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। हादिया, इतने में पीछे से कदमों की आवाज आई। एक साया नमूदार हुआ और वही शख्स सामने आया जिसका चेहरा पहले भी मास्क में छुपा था। जैनब ने इस बार डरने के बजाय सीधा उसकी आंखों में देखा और कहा, अब खेल खत्म, या तो तुम्हारा चेहरा उतरेगा या मेरा जुर्म साबित होगा। दोनों एक साथ नहीं बच सकते। वह शख्स जो अब तक मास्क में छुप कर आया था, इस बार पूरी तरह बेनकाब था। वह कोई और नहीं बल्कि जैनब के शौहर का भाई था, आदिल। एक चेहरा जो जैनब ने कभी पहचाना था, अब उसे दुश्मन की सूरत में सामने था। जैनब की आंखों में गुस्सा और बेबसी दोनों की झलक थी। तुमने यह सब क्यों किया? क्यों मेरे शौहर को मारा? क्यों हमें तबाह कर दिया? आदिल ने एक जहर आलूद मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, तुम्हें क्या लगता था तुम्हारे शौहर को मारकर अपने आप को बचा सकूंगा? तुमने मुझे कभी नहीं समझा जैनब। मैं हमेशा तुम्हारी जिंदगी में था, हमेशा तुम्हारे करीब, लेकिन तुमने मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया। जैनब का दिल टूट चुका था, मगर उसने हिम्मत न हारी। तुमने मेरी जिंदगी तबाह कर दी, लेकिन अब मैं तुम्हें तबाह नहीं होने दूंगी। आदिल के चेहरे पर गुस्सा बढ़ने लगा। अब तुम्हें नहीं बचाया जा सकता। तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा था वो तुम्हारी सजा थी। अचानक पुलिस की गाड़ियां दरवाजे के सामने आकर रुक गईं। हादिया, जो अब सच की तलाश में थी, ने तमाम गवाहियां इकट्ठा की थीं और पुलिस को इत्तिला दे दी थी। जैनब ने गहरी सांस ली और कहा, अब ये खेल खत्म हो चुका है, सच सामने आ चुका है। पुलिस ने फौरन आदिल को गिरफ्तार कर लिया और उसके जुर्म की पूरी तफसील सामने आई। उसने अपने भाई को कत्ल किया था ताकि वो जैनब के करीब आ सके और उसका दिल जीत सके, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि जैनब हमेशा सच को छुपाने में नहीं बल्कि अपने बच्चों के लिए लड़ने में मजबूत थी। पुलिस ने हादिया की मदद से तमाम सबूत जमा किए और आदिल को कानून के मुताबिक सजा दिलाई। जैनब ने सच का सामना किया
अपने माजी से लड़ी और अपने बच्चों को एक नई जिंदगी दे सकी। उसने गलियों में घी बेचना बंद कर दिया और अपने बच्चों के साथ नए आगाज के लिए शहर छोड़ दिया। वो नई जगह थी जहां वो महफूज थी, जहां उसके बच्चे खुश थे और जहां उसके दिल में सुकून था। गलियों में घी की आवाज अब कभी नहीं सुनाई देती थी, मगर जैनब का दिल जानता था कि उसने अपनी हकीकत को तस्लीम किया और अब उसकी जिंदगी में सच्चाई और मोहब्बत का राज था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बराए करम इसे लाइक करें, अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप आइंदा भी ऐसी ही मजीद सनसनीखेज और जज्बाती कहानियां सुन सके। हम बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।